तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बेटा आज की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी मई 24 सी इंटर लॉ की अमेंडमेंट क्लास कवर करने के लिए। तो बेटा जितनी भी अमेंडमेंट्स आपकी मई 24 के लिए आई है वो इस क्लास के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं। एंड सबसे बढ़िया बात क्या बेटा, ये वीडियो आपकी बहुत ही छोटी रहने वाली है। आप वीडियो के ड्यूरेशन से कैसे कर पाए होंगे, दैट मींस नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी लेस। तो विदाउट एनी फर्दर अडू आते हैं अपने मेन बात पर और आज की अमेंडमेंट क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ केवियट्स मैं यहाँ पर जरूर देना चाहूंगा और ये वाली क्लास किसके लिए रेलिवेंट है वो भी मैं बताना चाहूंगा। पहली बात बेटा, आज की इस क्लास के लिए हम अपने फिर से वही अमेंडमेंट नोट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हमारे अमेंडमेंट नोट्स हैं। ये आपको कहां से मिलेंगे बेटा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा, डायरेक्टली आप इन अमेंडमेंट नोट्स पर आ जाएंगे। तो बेटा ये अमेंडमेंट नोट्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं। और इन अमेंडमेंट नोट्स से एक बात आपको क्या क्लैरिफाई हो रही है, ये वाली बेटा आपकी मई 24 की अमेंडमेंट क्लास है। एंड एज वी ऑल नो मई 24 के लिए इंस्टीट्यूट हमारा 31 अक्टूबर 2023 तक की सारी अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में कवर करता है। तो इस वाली क्लास में हम 1 मई 23 से लेकर 31 अक्टूबर 23 इन दौरान, इन 6 महीनों के दौरान जो भी चेंजेस आए उन्हें कवर करने जा रहे हैं। बड़ा सबसे बढ़िया बात क्या है, आप देख पाओगे अमेंडमेंट्स हार्डली एक पेज की, तो गिनती की लिमिटेड सी अमेंडमेंट्स यहां पर आई है, तो इनको कवर करेंगे। अब ये अमेंडमेंट क्लास बेटा किन किन स्टूडेंट्स के लिए कैसे कैसे रेलिवेंट है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इस चीज के ऊपर बहुत डाउट आता है। पहली बात, एस वी ऑल में बेटा नवंबर 23 से मई 24 में इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में किए हैं बदलाव। आपके ओल्ड सिलेबस से अब हम नए सिलेबस पर कर चुके हैं। जब तो बेटा इस वाली अमेंडमेंट क्लास में मैं आपके जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स में चेंजेस आए हैं, जो आपकी आरटीपी में 24 से भी कवर है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपके ओवरऑल सिलेबस में बदलाव आए हैं कि जो नए सिलेबस में आपके जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, फेमा, एलएलपी या कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनियां, कंपनीज एक्ट के मिसलेनियस टॉपिक्स, तो वो सारे टॉपिक ऑब्वियसली इस क्लास में डिस्कस नहीं होने वाले। वो तो आई होप आपने ऑलरेडी हमारे ट्रांजिशन बैच के थ्रू वो सारे एडिशनल टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। नहीं किया तो बेटा फटाफट से उन्हें कवर कर लीजिएगा। मई 24 का टाइम बस आपका आने ही वाला है, बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो उन चेंजेस को आप वहां से कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में तो सिर्फ वो एडिशनल अमेंडमेंट्स हम कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो हमारे कौन से स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहने वाली है थोड़ा वो भी ध्यान से समझिएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा मई 24 नए सिलेबस का अगर ट्रांजिशन बैच कर रखा है, आपने ट्रांजिशन बैच ऑप्ट किया था और वो बैच आप देख चुके हैं, तो आज की क्लास आपको अलग से देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी अमेंडमेंट्स है मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांजिशन बैच के थ्रू ऑलरेडी आपकी कवर करा दी गई है। जिस बच्चे ने बेटा हमारा लेटेस्ट एक ऑनगोइंग फास्ट ट्रैक बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें हम नया सिलेबस पूरा का पूरा 70 घंटे के अंदर कवर कर रहे हैं 70 आवर्स में, वो बैच अभी भी चल रहा है लाइव बेसिस पर, फेस टू फेस बेसिस पर। तो बेटा अगर कोई बच्चा ये फास्ट ट्रैक बैच कर रहा है, आपके लिए भी आज वाली अमेंडमेंट क्लास रेलेवेंट नहीं है। जो भी चेंजेस हैं आपके फास्ट ट्रैक बैच के थ्रू ऑलरेडी वो कवर हो चुके हैं। हाँ, पर अगर किसी बच्चे ने बेटा हमारा बैच लिया था, जो बैच स्टार्ट हुआ था अगस्त 2023 में, जो हमारे नए सिलेबस का पहला बैच था, और ये बैच बेटा फिनिश हुआ था नवंबर 2023 में, तो किसी बच्चे ने अगर हमारा ये रेगुलर बैच ऑप्ट किया था और रेगुलर बैच के आप स्टूडेंट रहे हो, तो बेटा ऐसे केस में आज वाली क्लास आपको बिल्कुल देखनी है। और बहुत ज्यादा समय आज का मैं आपका नहीं लूंगा, मुझे पता आपका समय बहुत क्रूशियल है, आपकी तैयारी चल रही होगी, तो इन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली ये वाली क्लास रेलेवेंट रहने वाली है। तो बेटा आते हैं और फटाफट से जितनी भी अमेंडमेंट्स आई है उन्हें हम करते हैं डिस्कस। तो आ जाइए बेटा आप अपने अमेंडमेंट नोट्स पर। और जैसा कि मैंने कहा बेटा यहां पर इन टोटलिटी लिमिटेड सी ही अमेंडमेंट्स आपकी आई है, हार्डली एक पेज के अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। और खास बात क्या बेटा, आपके कंपनीज एक्ट में अगर हम बात करें तो चेंजेस सिर्फ कंपनीज एक्ट में आए, बाकी किसी टॉपिक में कोई बदलाव नहीं। कंपनीज एक्ट में ओवरऑल अगर मैं कहूं तो बेटा इन टोटलिटी 3 अमेंडमेंट्स आई थी, और उसमें से एक अमेंडमेंट तो इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में भी कवर नहीं करी। दैट इज जो एक अमेंडमेंट आई थी वो आपके आरटीपी और सिलेबस के द्वारा कवर्ड नहीं है, तो सिर्फ इन टोटलिटी 2 ही छोटी छोटी अमेंडमेंट्स रह जाती है। करते हैं बेटा डिस्कस, देखते हैं अमेंडमेंट क्या है। पहली अमेंडमेंट बेटा जो यहां पर आ रही है वो आ रही है आपकी सेक्शन नंबर 23 में। तो आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। वहां पर बेटा हम एक सेक्शन 23 पढ़ते थे, जो आपको समझाता था कि एक पब्लिक कंपनी के पास पैसा रेस करने के 4 रास्ते हैं, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी के पास पैसा रेस करने के 3 रास्ते हैं, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनियां पब्लिक इशू नहीं ला पाएंगे। ये बात बेटा पहले भी सेम थी, अब भी सेम है, बस यहां पर आ रहे हैं 2 सबसेक्शन। अरे सर ये सबसेक्शन तो थोड़ा देखे देखे लग रहे हैं, जब हमने बैच किया था तो ये सबसेक्शन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बिल्कुल बेटा, ये वाली जो अमेंडमेंट है ये आपकी क्लासेस में ऑलरेडी कवर हो गई है, और पिछले लगभग 1 साल से हम ऑलरेडी कवर करते हुए आ रहे हैं। तो सर ये अमेंडमेंट कैसे है, मैं फटाफट से आपको एक बार बता देता हूं। पहले तो मैं आपको आपकी मेन बुक पर ले जाता हूं, जहां पर आपने पॉइंट पढ़ा होगा। तो बेटा आपने मेन बुक रेफर करी होगी, और इस मेन बुक में सेक्शन 23 के साथ आपने ऑलरेडी ये सब सेक्शंस को कवर करा होगा। लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट। चलिए बेटा, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 आया था बेटा, ये बुक आपने देखी होगी, और जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी बुक में ये सबसेक्शन 3 और 4 ऑलरेडी कवर्ड था। तो सर फिर ये अमेंडमेंट कैसे है बेटा? जब ये सबसेक्शन 3 और 4 क्लासेस में हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था बेटा हम पढ़ तो रहे हैं, बिकॉज ये हम लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से कनेक्ट कर पढ़ते थे, पर ये वाले सेक्शन अभी तक लॉ में नोटिफाई नहीं हुए थे। मतलब पार्लियामेंट ने इनको बना तो दिया था, पर सीजी अभी तक इन्हें फोर्स में नहीं लाया था। तो अमेंडमेंट क्या है बेटा, फाइनली अब सीजी इन सेक्शंस को प्रैक्टिकली फोर्स में भी ले आया है। तो आपने जो पहले पढ़ रखा है और जब आप अमेंडमेंट के थ्रू पढ़ोगे, कंटेंट एकदम सेम है, बस पहले वो नोटिफाइड नहीं था, अब नोटिफाई हो गया। फिर भी क्योंकि चेंज आया, इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसेक्शन 3 और 4 जो यहां पर इंसर्ट किया गया है वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है,
तो सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3 कह रहा है कि सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज मे इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शंस और सच अदर जुरिस्डिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इस सेक्शन के अंदर हमने एक चीज जानी थी कि आज अगर कोई इंडिया की कंपनी है और इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा रेज करने की सोच रही है, तो बड़ा अभी के लिए उसे डायरेक्टली अपने शेयर वगैरह बाहर इशू करना अलाउड नहीं होता था। उसे क्या इशू करने पड़ते थे बेटा? अपने एडीआर या जीडीआर। तो सेक्शन 41 में जाकर वो एडीआर जीडीआर इशू करके बाहर से पैसा रेज करती थी। बट अब बेटा लॉ के अंदर आ गया है एक सबसेक्शन 3, जहां पर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप कुछ फॉरेन जुरिस्डिक्शंस को कर सकते हो नोटिफाई, और उसके साथ ही आप बताना कि जो जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन है वहां पर अगर कोई पब्लिक कंपनी चाहे तो अपनी प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज डायरेक्टली जाकर के लिस्ट करवा सकती है। बेटा ये फॉरेन जुरिस्डिक्शंस की यहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट लेकर के आएगी और उस लिस्ट के द्वारा बताएगी कि पब्लिक कंपनी आप कैसे इंडिया के बाहर जाकर कुछ फॉरेन जुरिस्डिक्शंस के अंदर अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा पाओगे। और बेटा जिस दिन ये नोटिफिकेशन आ गई, फॉर एग्जांपल हमारी सरकार ने कहा कि जब हम फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लेट सपोज यूके को नोटिफाई कर रहे हैं, तो बेटा उस केस में क्या होगा? इंडिया की कंपनी डायरेक्टली यूके में जाकर अपनी सिक्योरिटीज इशू कर पाएगी। दैट इज उस केस में उसे एडीआर जीडीआर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे बाहर जाकर आप अपने सीधे डायरेक्टली सिक्योरिटीज को करवाएंगे लिस्ट। और इस पॉइंट को बेटा हमने कैसे कनेक्ट किया था? अगर ये पब्लिक कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है पर इंडिया के बाहर जाकर लेट्स सपोज यूके वो परमिसिबल जुरिस्डिक्शन है लेट्स प्रिज्यूम, और वहां जाकर अपने शेयर को लिस्ट करवा ले, बेटा वीडियो में आगे मेरे आंसर बताने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए बेटा फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी मानोगे या अनलिस्टेड? आई एम वेटिंग कि बेटा आप यहां पर रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा यहां पर आपकी जो कंपनी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में बेटा हम ये पॉइंट ऑलरेडी समझ चुके थे कि अगर किसी कंपनी ने इंडिया में अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं करवाई पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में बाहर किसी जुरिस्डिक्शन में जाकर के लिस्ट करवा ली, तो इस वजह से वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएगी। तो हमारे कंपनीज एक्ट के लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस उसे नहीं करने। आई होप बेटा पुरानी बातें आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो। तो पहले लॉ के अंदर बस ये सेक्शन नोटिफाइड नहीं था, अब नोटिफाई हो गया है। तो बेटा ये सबसेक्शन 3 यहां पर आपका कवर हुआ। और सर क्या हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई किया है? तो बेटा आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आपके मई 24 के अटेम्प्ट में 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। बेटा 31 अक्टूबर तक तो हमारी सरकार ने किसी भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई नहीं किया था। तो बेटा इन दी मंथ ऑफ जनवरी 2024 जब नया साल आया, न्यू ईयर आया, तो हमारी सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर के आई थी, उसमें उन्होंने एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। अब ऑब्वियसली वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कौन सी जुरिस्डिक्शन नोटिफाइड है, बिकॉज वो जनवरी में नोटिफिकेशन आई है। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज बेटा जो जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है वो कौन सी करी है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स, जिनको हम कहते हैं आईएफएससी। अब बेटा ये आईएफएससी कैसे नोटिफाइड है? और सर आईएफएससी तो इंडिया का हिस्सा है। तो बेटा ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें हम आगे नहीं जाएंगे, डिटेल में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बट आई विल एक्सपेक्ट अगर कोई स्टूडेंट इस सवाल का जवाब लॉजिकली कमेंट बॉक्स में कर पाया तो बेटा डेफिनेटली यू बी गेटिंग वन रिवॉर्ड फ्रॉम माय साइड। तो अगर कोई बच्चा ये बता पाएगा कि गवर्नमेंट ने आईएफएससी फॉर एग्जांपल गिफ्ट सिटी इन गुजरात जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है उसको यहां पर नोटिफाई करके कहा कि एक टाइप की फॉरेन जुरिस्डिक्शन है, और अगर कोई इंडिया की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी यहां जाकर खुद को लिस्ट करवा लेती है तो हम उसको यहां पर इजाजत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी इन गुजरात है ये पार्ट तो इंडिया का ही है, फिर सरकार ने इसे फॉरेन जुरिस्डिक्शन की तरह क्यों नोटिफाई किया? बट मैं इसके डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। पर क्योंकि ये नोटिफिकेशन आई है मैं चाहूंगा यार थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइए, आप आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वरना नवंबर 24 का जब अटेम्प्ट आएगा तब ये वाली अमेंडमेंट डेफिनेटली आपके सिलेबस में कवर रहेगी, तब हम कवर जरूर करेंगे। पर अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए क्या गवर्नमेंट ने अभी तक किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई किया, तो बड़ा एज ऑफ 31 अक्टूबर आपको ये लिखना है कि अभी तक कोई भी जुरिस्डिक्शन नोटिफाइड नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यह है बेटा आपका सबसेक्शन 3। इसके बाद बेटा यहीं पर एक सबसेक्शन 4 है, वो भी अब नोटिफाइड हो चुका है। क्या कह रहा है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन exempt any class or class of public companies referred to in subsection 3 from any provision of this chapter or chapter 4 share capital and debenture or section 89 declaration of beneficial ownership या section 90 significant beneficial owner या section 127 default in case of non payment of dividend and a copy of every such notification shall as soon as may be after it is issued be laid before both houses of parliament। मतलब पार्लियामेंट ने सीजी को एक पावर दे दी कि जी आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसेक्शन 3 में किसी जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दे और कोई पब्लिक कंपनी वहां पर जाकर लिस्ट हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट की कुछ बातों से एग्जम्प्ट कर सकती है। कौन सी बातों से? चैप्टर 3 तो बेटा प्रोस्पेक्टस का आ गया, चैप्टर 4 आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, 89 जो चैप्टर 7 में आप पढ़ते थे डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और ये डिविडेंड, इन सेक्शन से ऐसी पब्लिक कंपनी को सरकार एग्जम्प्ट कर सकती है
और अगर सरकार ऐसी कोई एग्जामिशन लेकर के आएगी, उस एग्जामिशन की कॉपी उन्हें बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के आगे पेश कर। तो बड़ा ये एक सिंपल सी अमेंडमेंट यहां पर आई है। आई वुड से अमेंडमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, पर यस क्योंकि अभी ये लॉ में नोटिफाइड हुआ है तो ये भी आपको आरटीपी में अलग से देखने को मिल जाएगी। तो ये है बड़ा आपका सेक्शन 23 की एक छोटी सी अमेंडमेंट। एंड द लास्ट अमेंडमेंट फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं रहने वाली, वो ये बेटा आपके सेक्शन 89 में। सेक्शन 89 बेटा जो आपका डील करता था डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, कि अगर किसी भी कंपनी में बेटा शेयर का रजिस्टर्ड ओनर कोई और है और बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो ऐसे केस में आपका ये सेक्शन करता था अप्लाई। और बेटा हमने क्लासेस में समझा था, फॉर एग्जांपल होली ओन सब्सिडरी इस सेक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल हुआ करता था। अब सेक्शन की डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगा, अमेंडमेंट क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अमेंडमेंट बस इतनी सी आई है कि आज अगर किसी भी कंपनी में शेयर का रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर अलग अलग है, तो बेटा लेट्स सपोज रजिस्टर्ड ओनर कोई और है और बेनिफिशियल ओनर कोई और, तो रजिस्टर्ड ओनर भी कंपनी को ये बात फाइल करके बताएगा, देखो जी मैं आपका सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर हूं, बेनिफिशियल ओनर भी ये बात बताएगा, और कंपनी वो बात बताती है आरओसी को। तो बेटा अब लॉ क्या कह रहा है, कंपनी आप अपने रजिस्टर्ड एंड बेनिफिशियल ओनर्स का प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखते होगे क्योंकि आपके पास उन लोगों ने आकर के बताया है। तो ऐसे केस में अगर आरओसी को या किसी ऑफिसर को कंपनी से किसी भी शेयर के रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर की इंक्वायरी करनी पड़े, तो कंपनी वो इंक्वायरी में साथ देने के लिए आपको अपना एक ऑफिसर डेजिग्नेट करना पड़ेगा। मतलब ये इंसान कंपनी में लायबल है, अगर किसी को भी बेनिफिशियल ओनरशिप के रिगार्डिंग कोई भी पूछताछ इस कंपनी से करनी है तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन से कर पाओगे। तो बड़ा बस वो एक छोटी सी अमेंडमेंट यहां पर आई है। तो सेक्शन 89 के रूल्स के द्वारा कुछ चेंजेस यहां पर किए गए, पढ़ लेते हैं, बड़ी आसान सी बात है। तो कह रहे एवरी कंपनी शैल designate a person who shall be responsible for furnishing and extending cooperation for providing information to the ROC or any other authorized officer with respect to beneficial interest in the shares of the company। तो बड़ा आरओसी को या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी कंपनी में जानना है इस शेयर का रियल बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो वो इस डेजिग्नेटेड पर्सन से सीधा पूछताछ कर पाएगा। तो हर कंपनी को एक ऐसा पर्सन करना पड़ेगा डेजिग्नेट। आगे कह रहे जी इस पर्पस के लिए कंपनी आप किसे डेजिग्नेट कर सकते हो, तो लॉ मेकर ने आपको चॉइस दी कंपनी। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, a company secretary if there is a requirement of appointment of such CS under the act and rules made thereafter। तो बेटा एज पर दी लॉ अगर कंपनी को एक CS अपॉइंट करना मैंडेटरी है तो CS को ही कंपनी कर देगी डेजिग्नेट। बेटा किस कंपनी में CS रिक्वायर्ड होता है, वो तो सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको बता दे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर किसी कंपनी में CS की रिक्वायरमेंट है तो CS ये वाला काम संभाल लेगा। अगर सर CS की रिक्वायरमेंट नहीं है देन कंपनी में डेजिग्नेट अ KMP अदर देन कंपनी सेक्रेटरी। तो बेटा कंपनी सेक्रेटरी के अलावा अगर कंपनी में कोई और की मैनेजरियल पर्सन है तो बेटा उसे यहां पर डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। केएमपी में और कौन आ सकता है बेटा, एमडी आ सकता है, डब्ल्यूटीडी आ सकता है, सीएफओ आ सकता है, तो किसी भी केएमपी को कंपनी डेजिग्नेट कर पाएगी। और सर क्या हर कंपनी में केएमपी हो ये भी जरूरी है, नहीं। तो बेटा ऐसे केस में अगर कंपनी में सीएस भी नहीं है, केएमपी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो कंपनी के हर डायरेक्टर को यहां पर डेजिग्नेटेड माना जाएगा। तो कंपनी आप अपने हर डायरेक्टर को यहां पर डेजिग्नेट करना और किसी भी डायरेक्टर से पूछताछ की जा सकती है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ऑफ एनी शेयर। और यहीं पर बेटा एक छोटा सा पॉइंट और क्या क्लैरिफाइड हुआ कि until any person is designated, that is जब तक कंपनी ऐसा कोई पर्सन डेजिग्नेट ना करे तो लॉ मेकर बेटा कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड मान लेगा। मतलब अगर तो कंपनी ने साफ साफ बता दिया जी देखो जी ये मेरे डेजिग्नेटेड पर्सन है, किसी को भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में कुछ जानो इनसे पूछ लेना, तो बहुत बढ़िया। पर जब तक कंपनी ऐसे डेजिग्नेट ना करे तो बेटा लॉ मेकर फॉलोइंग पर्संस को ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड मान रहा है। पढ़ना शायद खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये तो सेम सी बात लग रही है, बिल्कुल बेटा ऑलमोस्ट सेम बात यहां पर लिखी है। तो जब तक कंपनी स्पेसिफिकली किसी को डेजिग्नेट नहीं कर रही, लॉ मेकर बेटा किसे डेजिग्नेटेड पर्सन मान रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है उसे मान लिया जाएगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेटा जो भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर होंगे उन्हें मान लिया जाएगा। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी, एमडी, मैनेजर ये पद ही नहीं है तो बेटा हर डायरेक्टर को ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। और बेटा जो भी कंपनी का डेजिग्नेटेड पर्सन है, ईयर एंड पर बेटा कंपनी जब अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेगी एमजीटी 7 में, उनका नाम आपको एमजीटी 7 की उस एनुअल रिटर्न में भी करना पड़ेगा डिस्क्लोज। तो बेटा ये छोटी सी अमेंडमेंट आपकी आई है रिगार्डिंग सेक्शन 89 डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। और बेटा मेरी एक राय रहेगी तो सेक्शन 89 है और जो सेक्शन 90 है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप एंड सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एसबीओ, उसको अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। आज तक इन दोनों सेक्शन पर पेपर में कभी सवाल नहीं आया, पर बेटा इन पर सवाल बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज अब जो नई आरटीपी आई है उसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे सेक्शंस पर भी सवाल बनाए हैं जो आज तक इंस्टीट्यूट के फोकस में बहुत ज्यादा नहीं रहे थे, जैसे सेक्शन 111। तो इसलिए कहीं भी बेटा सेलेक्टिव होकर आपको नहीं पढ़ना है, पूरे साल आप मेहनत करते हो, लास्ट में आकर सेलेक्टिव मत हो जाना, पूरा कंटेंट तरीके से आप करेंगे रिवाइज। तो बेटा ये सारी अमेंडमेंट्स है जो आपकी मई 24 के लिए एप्लीकेबल है। लास्ट में एक नोट सर यहां पर आया, ये क्या नोट चिपका दिया आपने, तो बेटा ये वो अमेंडमेंट है जो आ तो गई है और 31 अक्टूबर तक आ गई थी, पर इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में रिटेन नहीं करी, तो मैं कह सकता हूं इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है। पर जस्ट फॉर योर नॉलेज बेटा एक छोटी सी बात, इस अमेंडमेंट को हम कवर कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ये काम या प्रैक्टिकली ये नॉलेज बड़ी कम आएगी आपकी। तो हमने चैप्टर 3 में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 29,
जो आपको बताता था कि इंडिया में किस किस कंपनी का शेयर डीमेट फॉर्म में होना मैंडेटरी है। वहां पर हमने समझा था बेटा जितनी भी लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करेंगी उनका शेयर तो डीमेट में ही होगा, और हमारी सरकार ने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी 2 अक्टूबर 2018 के बाद से डीमेट के दायरे में कवर कर दिया था। कुछ टाइप की पब्लिक कंपनीज आपके लिए एग्जाम जरूर थी, जैसे कि निधि कंपनी, वॉस गवर्नमेंट, पर नॉर्मली बाकी सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज यहां पर कवर्ड थी। और यहां पर हम क्या कहते थे बेटा, जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज के लिए होती थी चॉइस, वो चाहे तो अपना शेयर डीमेट फॉर्म में इशू कर सकती थी, चाहे अपना शेयर फिजिकल फॉर्म में इशू कर सकती थी। और बेटा जब मैं क्लासेस में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, मैं आपको कहता था बेटा एक जमाना ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके प्राइवेट कंपनीज को भी डीमेट के दायरे में कवर कर दिया जाएगा, और बेटा वो जमाना आ गया है, बिकॉज यही वो एक अमेंडमेंट लॉ के अंदर आई है। तो सेक्शन 29 के साथ बेटा एक नया रूल 9B अब इंसर्ट हो गया है, और उसने कहा जी अब प्राइवेट कंपनीज पर भी डीमेट सिस्टम हो गया है मैंडेटरी। दैट इज बेटा प्राइवेट कंपनीज को भी अब अपना शेयर डीमेट फॉर्म में ही इशू करना पड़ेगा। बस ये बात जो स्मॉल कंपनीज है और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उनके लिए एग्जम्प्ट है। दैट इज छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज को मैं कह सकता हूं अभी इस पॉइंट में कवर नहीं किया गया, तो इनके पास अभी भी चॉइस है। और बेटा क्या एक जमाना ऐसा आएगा कि धीरे धीरे इनको भी कवर कर दिया जाएगा? मे बी यस, पर अभी के लिए ध्यान रखना बेटा प्राइवेट कंपनीज पर भी डीमेट सिस्टम अब एप्लीकेबल हो गया है। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट यहां पर जरूर आई है, पर आर्टिकल में सेपरेटली गिवन नहीं थी, पर प्रैक्टिकली ये पॉइंट एप्लीकेबल हो चुका है। तो ये एक एक्स्ट्रा अमेंडमेंट थी, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने यहां पर शेयर करी। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेस अमेंडमेंट क्लास। एंड जो भी सवाल बेटा मैंने इस अमेंडमेंट क्लास के दौरान पूछे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसका जवाब आप जरूर देंगे। जैसे कि सवाल आपसे यही पूछा गया था कि फॉरेन जुरिस्डिक्शन में मैंने आपको बताया सरकार ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स को कर दिया है नोटिफाइड, तो वो कैसे नोटिफाइड है, वो तो इंडिया का हिस्सा है। तो एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए जरूर आ रहा है, पेपर का पार्ट नहीं है, बट आई एक्सपेक्ट कि आप यहां पर आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। और बेटा इसी तरीके से आप अपनी मई 24 की तैयारी चालू रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इट इज गोइंग टू द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अंडर द न्यू सिलेबस। पेपर नए सिलेबस के अच्छे खासे लेवल के आने चाहिए, बिकॉज बेटा आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का बर्डन यहां पर रिड्यूस हुआ है, तो कहीं से भी आपकी मेहनत यहां पर लूज नहीं होगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आप सबसे बहुत ज्यादा है, एंड इसी के साथ आई एम विशिंग यू ऑल द सक्सेस। मेक मी प्राउड, मेक योरसेल्फ प्राउड। टेक केयर, बाय।